इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं अपनी मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन केके क्रिएट। ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। मुझे पता था वीडियो कुछ ना कुछ तो कमाल करने वाली है। मेरे माँ बाप को अभी तक नहीं पता है मैं 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हूँ। जब ये आइडिया हमने पिच किया था तो क्या टॉपिक था? तो हमने उसको उस पर्सपेक्टिव से पिच किया था कि हम दिखाएंगे। क्या बजट रहता है एक वीडियो? लाख मेजर होता है जिसमें आई थिंक मेजर कॉस्ट जो जाता है वो। इस वीडियो में तुम दोनों ने शूट किया रैपर को। एक प्रोड्यूसर का क्या क्या काम होता है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है कैमरा निकालने से पहले फटती है? बिल्कुल फटती है यार। गौरव डरा हुआ था, उसका पहली बार था पुलिस स्टेशन में। म्यूजिक कैसे ढूंढते हैं भाई आप? सबसे पहले तो हेलो, हम लोग इस वीडियो में एक प्रयास करना चाहते हैं जिसमें हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हम अपनी वीडियोस बनाते कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं अपनी मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन केके क्रिएट। 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं जिस वीडियो पर। उस वीडियो को हमने एक्चुअली कैसे बनाया, कितने दिन लगे, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी टीम जो इस वीडियो को बनाने में इन्वॉल्व थी वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगी। ये है ज्योत्सना। ज्योत्सना इज द प्रोड्यूसर। एक 1 मैन आर्मी होता है हमारी टीम में जो कि आइडिया को पिच करने से लेकर के अपलोड करने तक सारी चीजें कंट्रोल करता है। एंड ये है गौरव जो है अब हमारा टेक लीड है, बट गौरव ने ही इस वीडियो में सारा वीडियोग्राफी किया और सारी एडिटिंग भी की। तो दोनों से मैं पूछूंगी वो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के होते हैं कि ऑन ग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनती है, वो आज हम लोग समझते हैं। ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। मेरे को याद है कि हमारा जो स्टार्टिंग शॉट है वो हमने वो वीडियो से निकाल के किया था। तो एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें फ्लोटिंग स्लम की बात होती है और उसमें जो स्टार्टिंग शॉट है उसमें हाथ आता है और वो बच्चे को डूबते हुए दिखाता है उस गटर में। तो जो हमारे इस वीडियो का भी जो स्टार्टिंग फ्रेम था वो हमने वहां से इंस्पायर होके लिया था। इसमें तूने कैमरा पकड़ा है और मेरा हाथ है आगे, तो ऐसा लगता है कि हमने फोन से शूट किया होगा। हाँ, लेकिन इसमें 2 जनों की मेहनत है और 3-4 शॉट लिए हमने, क्योंकि वो सिंक भी करना होता है हाथ के साथ और कैमरा भारी होता है। अब 2 ऐसे नहीं शूट किया, तो मैंने ऐसे किया था तो 2-3 शॉट में निकला था। अब इससे पहले यूजुअली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सीधा फोन उठा के मैं कर दूं, बट नहीं, वहां पे हमने। और कैमरे का ये है कि उसमें ना मैनुअल फोकस होता है, तो इसमें मैंने मैनुअल फोकस यूज़ किया हुआ है। अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आपके हाथ पे फोकस आएगा, आपका हाथ वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है। तो वहाँ पे कैमरा का एक एडवांटेज है कि आप मैनुअल फोकस करके सिर्फ वहीं पे ही जो आपको दिखाना है वहाँ फोकस करो और बाकी का थोड़ा ब्लर टाइप दे सकते हो इफेक्ट। और इतना सब सोचा है और ये सब उस तुरंत ऐसे सोचा मैंने कि और लग इतना एफर्टलेस रहा है वो हाँ, शॉट। कि फ़ोन से ही ऐसे लिया होगा, बट हाँ। वो कैमरे का शॉट है। हाँ। और ये मुझे लगता है कि ये वाला शॉट अब इस वीडियो के बाद से हमारे कुछ एक सिग्नेचर शॉट की बात करें तो ये हो गया है। हाँ। हम कोशिश करते हैं कि हम हर जगह पे कर पाए ये। हाँ। क्योंकि वो बहुत इजी, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दे रहा है आपका और सामने वाली चीज़ भी दिखा दे रहा है और एग्जैक्टली आप पॉइंट कर पा रहे हो चीज़, तो वो है। तो हाँ, और इससे एकदम से पता चल जा रहा है कि हम हैं वहाँ पे, कि ये किसी और का शॉट नहीं है। और इससे मैं दिखा भी पा रही हूँ एग्जैक्टली, आप यहाँ देखो कि ये है वो जगह। एंड आई थिंक हाँ, केके क्रिएट की अगर वीडियो में टॉप 5 सिग्नेचर शॉट्स होंगे तो एक उंगली वाला शॉट उसमें होगा। पर ही बने हुए हैं। तो बिल्कुल देखो, लड़का जो पीछे खड़ा हुआ, जगह नहीं है उधर बिल्कुल भी। और ऐसे करके कैमरा हमने वही वाइड लाइंस का कमाल। फिर इसके साथ अगर एक पैर फिसला तो टुपुक नाली की नहा जाओगे आप एकदम। तो वो एक्स्ट्रा स्टेप ज़रूरी होता है कि तुम अगर वो एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हो तब फिर विजुअल निकल के आ रहा है। अगर हम उस कोने तक नहीं पहुंचे होते, वो कोना एकदम एज ऑफ द घर में नहीं पहुंचे होते, तो ये शॉट नहीं आता। ये शॉट तूने रिकॉर्ड करवाया था मेरे से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खासना तुम कैमरे में ले नहीं पाते, पर फिर वही कि अगर वीडियोग्राफर डायरेक्टर भी है तो वो बताएगा कि यहाँ पे खासो इस जगह पे खड़े होके,
तब फिर वो फील आएगी। का एकदम मनी शॉट जिसे हम फन बोलते हैं वही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट भी हो पा रही हैं। एक तो डेप्थ इतनी है तो वो कम्युनिकेट हो पा रहा है कि घर बहुत सारे बने हुए हैं नाले पे, नाला है और खांसने से पहले कन्वे हो रहा है कि यहाँ दिक्कत होने वाली है, दिक्कत है इस जगह पे। बिना बोले सिर्फ एक्शन से और तुम्हारे कैमरा फ्रेमिंग से तुमने कन्वे कर दिया कि दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। हाँ ये जस्ट एक रैंडम शॉट था, और क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए है ही नहीं ना कोई चीज, तो वो बंदा पतंग भी नहीं उड़ा रहा, उसके काली पन्नी उड़ा रहा है वो देख रहे हो, वो भी कूड़े वाले काली पन्नी। तो सामने वाला उसका दूसरा बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा है। तो मैंने इधर वो दिखाया, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रास्ट, कि यार इतनी गंदी जगह पे रह के भी बच्चे फन ढूंढ रहे हैं कि कैसे फन किया जाए। और इसके पीछे की ऑडियो भी बहुत ऐड करती है, मेरे को तो लगता है कि वो भागते हुए, अगर बच्चे की आवाज नहीं होती तो उतनी जान नहीं आती शॉट में। हाँ ये एक दृश्य बता देगा कि क्यों यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी है बाकी इंडिया से। और इस वाले शॉट का भी एक वो है कि आपको मैं पूछता हूँ ना कि हर शॉट से पहले कि आप क्या पीटीसी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपने जब ये लाइन बोली तब कहाँ शूट करना है आपने बोला, फिर हम कहीं और थे तो वहाँ पे वो शॉट नहीं आ रहा था, तो मेरे को याद था कि मेरे को यहाँ जाना है। फिर मैंने बोला था कि शाहिद भाई को कि भाई हमें वहाँ जाना है, तो ये कोई तो लोकेशन थी और पर्टिकुलर इस पे हमने ये शॉट लिया। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बंदा, मैं तेरे को बताऊं कि क्या बोलने वाली हूँ मैं, तभी मैं बता पाऊंगा कि कहाँ शॉट कैसे। तो इसके लिए हम चले थे 2-3 गली आगे जाके, फिर हमें लोकेशन में हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जाने से पहले, जिसको हम प्री शूट स्क्रिप्ट कहते हैं। उसमें हम लोग नोट डाउन करते हैं कि ये थीम्स रहेंगी जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, ये इश्यूज हैं तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। जब हम लोग जाते हैं उससे पहले हमें नहीं पता होता है कि हमको एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर मिलेगा और क्या कहेगा वो कैरेक्टर। वो उसी समय हमको सुनना पड़ता है कि क्या बोला है उस कैरेक्टर ने, और उसी समय फिर डीओपीज को कुछ बी रोल्स भी लेने पड़ते हैं जो कि जो बोला है कैरेक्टर ने वो चीज के पीछे आगे हम लोग लगा सके। ये वीडियो की खासियत है कि इस वीडियो में 16 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इन द फाइनल वीडियो, मतलब उससे भी कई ज्यादा लोगों से हमने बात की होगी, इसका मतलब है। एक बार मैं चाहती हूँ कि हम लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें जो इस वीडियो में, कैरेक्टर्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं बट एक्चुअली वो ह्यूमंस ही है, तो वो ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन से हमको मिले इस शूट में। मेरे लिए वो बच्चे वाला था जो ट्यूशन में वो बच्चा था ना, उसको मुझे पता नहीं इसको तैयार किया हुआ है कि क्या उसको आईएएस बनना है, और सारे डायलॉग याद है कि मुझे इस खंडर से निकलना है और कुछ करना है इनके लिए, गरीबों के लिए। वो मैं इंस्पायर्ड भाई, मेरे को तो पता ही था जब तो स्कूल वाले बच्चे थे 5th-6th में, मेरे को पता ही था जिंदगी में क्या होगा, इनको पता है आईएएस बनना है, तो सबसे मोटिवेशनल तो वहीं से ही है। और वो स्कूल क्या क्रेजी था, मतलब वो पतली सी सीढ़ी लगा रखी है और पतली सी सीढ़ी में ही वो रस्सी पकड़ना के ऊपर आ रहे हैं और आते जा रहे हैं बच्चे, आते जा रहे हैं बच्चे। इतने छोटे से रूम में उन्होंने इतने सारे बच्चों को रख रखा था, वो बंदा बहुत सही था। ऐसी इनसाइट्स ना बहुत सारे फ्यूचर क्रिएटर्स को हेल्प कर सकती है, और इन्हीं इनसाइट्स को हमने ऑनेस्टली शेयर किया है अपनी रिकॉर्डेड वर्कशॉप YouTube 101 में। इस वर्कशॉप में मैंने बताया है कि हम कौन से गियर्स यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम हैं केरला में और मेरे कैमरा पर्सन ने कौन सा गियर यूज किया है, हमने इसकी स्क्रिप्टिंग कैसे की है, हम जब YouTube पर एक वीडियो अपलोड करते हैं तो क्या क्या चीजें चेकलिस्ट में रखते हैं, ये सब हमने उस वर्कशॉप में बताया है। और अगर आप वो वर्कशॉप खरीदोगे तो आपको फ्री में मिलेगी हमारी स्क्रिप्ट, हम कैसे YouTube से पैसे कमाते हैं, कैसे ब्रांड्स को पिच करते हैं। ये वर्कशॉप आपको हेल्प कर सकती है अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो। YouTube पे कंटेंट बना के आप अपने करियर को बेटर बना सकते हो। तो इस वर्कशॉप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। अभी जाके इस वर्कशॉप को अटेंड करो, बाय करो, हमें अपना फीडबैक दो और सीखते रहो हमारे साथ। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर का काम मेरे को लगता है, तू बताना, कि सही पीओसी ढूंढना सबसे मुश्किल काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली ऐसी स्टोरीज में जहाँ पे सेफ्टी का रिस्क है, वहाँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तेरे को सईद कैसे मिला था इस स्टोरी के लिए? मुझे सईद मिला वरुण के थ्रू।
वरुण हमारे HR डायरेक्टर और बेटर हाफ इनके हैं। वरुण ने जब वो कॉलेज में थे तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी सेम एरिया में, देवनार में, डंपिंग ग्राउंड पे। वही होता है कि आप कैसे लोगों को ढूंढ पा रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप या तो अपने नेटवर्क में जितने लोगों को आप जानते हैं उनसे पूछो, या आप NGO से कनेक्ट करो, वो भी नहीं मिल रहा है तो KK क्रिएट के पेज से एक स्टोरी डाल देते हैं, उससे भी मिल जाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। जब एक DOP घुसता है एक जगह पे, कैमरा निकालने से पहले फटती है? बिल्कुल फटती है यार, क्योंकि अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हो ना तो लोगों को लगता है हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं, लेकिन जैसे कैमरा आ जाता है ना उनको लगता है कमर्शियल, सबको चाहिए होता है पैसा, कैमरा देखते ही चाहिए उनको पैसा। इसलिए मैं कॉम्पैक्ट रखता हूँ अपना गियर की, और इस बार तो मैं साइड बैग भी लेके गया था कि तुरंत निकाला, क्लिक 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 डाल दिया जेब में, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस लिया मैंने गाजीपुर में शूट का कि मैंने बड़ा बैग नहीं लिया, मैंने लिया साइड बैग, उसमें से निकाल के शूट फिर बैग के अंदर डाल दिया। तो लगता है, डर लगता है। डर से मेरे को याद आया कि इतना अच्छा POC और सब कुछ मिलने के बाद भी हम पुलिस स्टेशन गए थे। दर्शन तो होने थे मेरे। दर्शन हो गए। जैसे ही ड्रोन निकाला वैसे ही 3 मिनट में पुलिस वाले, BMC वाले कोई तो थे जो कि आ गए और फिर हमें लेके गए पुलिस स्टेशन। फिर गौरव की शक्ल देखने वाली थी, तो जब तक फिर वो थोड़ा एस्केलेट भी हो गया बीच में, वो कह रहे थे हम FIR वगैरह कर देंगे। शाम हो गई तब तक उसको सॉल्व करते करते। गौरव डरा हुआ था, उसका पहली बार था पुलिस स्टेशन में। यार मैं डरा हुआ नहीं था यार। वो उसका प्रॉब्लम था कि मैं उसको शांत था। उसको शॉट नहीं मिलेंगे। हाँ, पूरा टाइम वेस्ट। और इसमें ये भी था कि हम लोग वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम तो आपकी वीडियो देखते हैं। हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट वही था, उन्होंने तो निकाला ना मैं कि हम तो आपकी वीडियो देखते हैं, मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, वो हमारे साथ सेल्फी खिंचवा रहे पुलिस वाले वहाँ हमको बिठवा के। और दूसरा वो ये भी कह रहे कि बैठे बैठे ही खुद कह रहे सेफ नहीं है, अच्छी जगह नहीं है खुद ही कह रहे। तेरे फेवरेट विजुअल्स इस वीडियो के क्या है? जहाँ ये आंटी रो रही थी, आंसू आने लग गए। ये बताता है कि उनकी बात कभी किसी ने सुनी ही नहीं ना। ये इसलिए कि इसके पहले तक वो मीडियम शॉट था, बट वो अंडरस्टैंडिंग कि किस एग्जैक्ट टाइम पे उसको करना है क्लोजअप, वो बहुत अच्छा था। इस वीडियो में ड्रोन शॉट्स भी हैं और वो तुम दोनों ने लिए थे ड्रोन शॉट्स। उस समय भी मैं नहीं थी। तुम दोनों ने सान्या के छत से या किसी तो छत से लिए थे ड्रोन शॉट? सईद की छत से। वो कैसे लिए, क्या दिमाग में रहा, किसने एक्सेस दिया, वो बता। डंपिंग ग्राउंड पे तो नहीं शूट कर सकते थे, फिर हमने आइडिया लगाया कि किसी के छत पे जाएं, तो सईद भाई के छत से हमने उड़ाया। टाइम कम था, ये भी सनसेट का ही टाइम था और लास्ट डे था आई थिंक, क्योंकि सईद भाई ने बोला था अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो एंड टाइम पे उड़ाओ, जिससे कि आप ड्रोन शॉट लेके फुर हो सको, ठीक है, क्योंकि वापस से पकड़ लिया तो इस बार जेल में डाल ही देंगे। तो हमने एंड टाइम चूज़ किया, 15 से 20 मिनट लगाए होंगे और उसमें सारा कैप्चर कर लिया। मुझे इस पे ड्रोन वाली चीज़ पे बोलना था कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं कहीं ड्रोन। जैसे अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक फ्लोटिंग स्लम है जिसके नाले के ऊपर घर बने हैं, तो ये आप दिखा ही ऊपर से पाओगे कि नाले के ऊपर घर बने हैं। तो बहुत वही होता है, आपकी बात कन्वे करने के लिए कभी कभी ड्रोन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक शॉट है जो हमने यूज़ किया है, जब हम धारावी शूट कर रहे थे तब हम देवनार के सिर्फ ड्रोन शॉट्स लेने गए थे, तो उस समय हमें एक शॉट मिला था जहाँ पे वो डंपिंग ग्राउंड में आग लगी हुई थी, तो हमने वहाँ से वो लिया। और इस बार एडवांटेज भी ये था क्योंकि पहले गए हुए थे और मैंने ड्रोन देखा हुआ था, तो थोड़ा आइडिया था कि यहाँ पे ये विजुअल्स मिल जाएंगे। तो ये हम रिसर्च के टाइम भी कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो उस जगह के अगर ड्रोन शॉट्स किसी ने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो वो एकदम देख के जाने चाहिए कि ऊपर से ये चीज़ ऐसे दिखेगी और मेरी स्टोरी को और मेरे पॉइंट को ये ऐसे हेल्प करेगी। देगा कि क्यों यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी है बाकी इंडिया से, पूरी मुंबई में सबसे कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये बहुत स्टार्क चीज़ है यार, आधा जीता है पूरे इंडिया में। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तूने मेरे को स्क्रिप्ट में दी थी, इसीलिए फिर मेरे को याद थी कि हाँ ये लेनी है, और इसीलिए फिर ये भी फ्रेमिंग सेट कर पाया था। नहीं तो अगर इसको मैं डंपिंग ग्राउंड के पास लेता उतना मज़ा नहीं आता। यही मेरे को लगा कि हाँ इन्फॉर्मेशन वाइज
ये पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग है कि यहाँ पे इंसान सिर्फ 40 साल रह रहा है, बट इसको थंबनेल में दिखाना और इसको इंट्रो में दिखाना बहुत मुश्किल है। वर्सेस जो अभी हमने स्टार्टिंग शॉट लिया उसमें 1 सेकंड 1 फ्रेम में समझ आ रहा है कि ये फ्लोटिंग स्लम है। जब ये आइडिया हमने पिच किया था तो क्या टॉपिक था, ये बात करते हैं। तो यूजुअली जब हम आइडियाज़ पिच करते हैं तो हम अगर उन आइडियाज़ में सुपरलेटिव्स हैं, सुपरलेटिव्स का मतलब जैसे काव्या ने बताया था लार्जेस्ट टॉलेस्ट, तो वो चीज़ें ढूंढते हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड दिखाता है किसी चीज़ का, तो वो वर्क करता है। तो इसको क्योंकि ये देवनार में हमने शूट किया है तो ये एशिया का लार्जेस्ट शायद और इंडिया का एटलीस्ट ओल्डेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। तो हमने उसको उस पर्सपेक्टिव से पिच किया था कि हम दिखाएंगे लाइफ ऑफ पीपल अराउंड डंपिंग ग्राउंड। तो सेंटर पॉइंट था डंपिंग ग्राउंड, तो वैसे इसको पिच किया था। बट हम जब वहाँ गए और हमने जब वो देखा, नाला देखा, हमने देखा कि घर बने हुए हैं और नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, वो ज़मीन भी एकदम ऑलमोस्ट नाले के ही ऊपर है। तो हमें वहाँ समझ में आया कि ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक बात भी नहीं हुई। तो फिर हमने उसको चेंज किया। तो हमारा फोकस लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड से शिफ्ट होके हुआ है कि ये एक फ्लोटिंग स्लम है। तो ये हुआ था। आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ही रिजिड होके जाते हैं अपने टाइटल, अपने प्री शूट स्क्रिप्ट पे, तो हम ये करते नहीं। बट जब आप बहुत ही ऐसे जाते हो कि मुझे जो बेस्ट चीज़ मिलेगी मैं उसको यूटिलाइज करूँगी, तो हो पाता है वो। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है कि जो आइडिया पिच कर रहा है या जो नहीं भी कर रहा है, किसी एक का बहुत पैशनेट होना उस चीज़ के लिए, मतलब एंड तक, और थकना नहीं कि एडिट पे बहुत फीडबैक्स आ रहे हैं तो थक गए कि हाँ अब जो बन रहा है निकाल देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई इंसान पैशनेटली बोल रहा है ना मेरे को ये करना है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो वीडियोग्राफर हो, करने दो। अगर मैं अपने एडिटर को बोलती हूँ नहीं ये म्यूजिक हटा दे, वहीं पे उसका माइंड ब्रेक हो गया। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, जैसे कि आपका कमेंट्स आता है ना कि म्यूज़िक हटा दे, तो किसी भी एडिटर को ऐसे नहीं लेना कि मैंने बहुत मेहनत करी है उस लाइन पे और कोई बोल रहा है हटा के। एक बार हटा के उस टाइमलाइन को कॉपी करके जस्ट ड्राफ्ट देख लो, क्या पता वो सही बोल रहा हो। तो जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं पहले देखता हूँ कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर दोनों को कंपेयर करता हूँ कि मेरा वाला सही है या काव्य वाला सही है। तो ऐसे कंपेयर करके फिर मेरा कॉल होता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि ये तुमको पहले तो फीडबैक लेना बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्क्रिप्ट में भी फीडबैक आएंगे, तुम्हारे एडिट में भी फीडबैक आएंगे। फीडबैक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स टू मेक इट अ बेटर प्रोडक्ट, वरना तो कोई देगा ही नहीं फीडबैक। ठीक है, जैसे करना है करने दो। और फीडबैक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है लेना क्योंकि कई बार तुम उसको इतनी बार देख चुके हो कि तुम्हें उसमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है। तो अगर कोई इंसान बाहर से उसमें फीडबैक दे रहा है, उसने उसको पहली बार देखा है या फिर उसने उसको एक अलग नजरिए से देखा है, तो उसका फीडबैक समझना इंपॉर्टेंट है। और उस फीडबैक को पहले तो थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना ज्यादा जरूरी है, ये समझने के लिए कि यार ये फीडबैक से चीजें बेटर हो रही है या फिर नहीं हो रही। इस वीडियो में तुम दोनों ने शूट किया रैपर को, सान्या को, और तब मैं थी नहीं, तो उसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। हाँ, तो हमने क्योंकि रमजान का समय था और उसका पहले वीडियो चलाने थोड़ा सा। हाँ, रैप सुनते हैं भाई पहले। यहाँ इश्यूज बहुत हैं, तो इसलिए वो लोग भी हैं जो इन इश्यूज से गाने लिखकर रैप बनाते हैं और फिर इन इश्यूज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। शुरू ज़मीं से लेकर सफ़र है आसमां का, कलम की ये कला है सुकून आत्मा का, अंधेरा जिंदगी में रैप रोशनी है, मुझे रुकने न देता है साथ साथ माँ का। क्या लाइंस थी यार, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ दुखड़ा रो रही है, बहुत पावरफुल लाइंस थी ये। किसी भी आर्ट फॉर्म में वो पावर होती है कि वो कम शब्दों में कम्युनिकेट ज़्यादा कर सकता है। तो म्यूज़िक, और मुझे तो हिप हॉप बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अगर ऐसी जगह पे जहाँ हम 100 चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ हमें एक ऐसा इंसान मिलता है जिसको देख के हमें लगता है कि ये इंसान इस जगह पे होना चाहिए था, वरना ये जगह नहीं होती। और इसमें फ्रेम बनाने का हमें बहुत टाइम मिला। हम ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम वहाँ पे थे और उसके ऊपर जो छज्जा था उसके घर के, वहाँ पे हमने ये शूट किया। तो उसकी एक खिड़की थी इस तरफ, उससे सनलाइट आ रही थी, तो वो भी था कि अंधेरा भी हो रहा था, तो हमें वो टाइम वाला कॉन्स्टेंट था इस चीज़ में। बट बहुत ही प्यारी इंसान, और बहुत लंबी हमने बात की और अच्छी बात हुई। जब गौरव ने हमारे साथ ज्वाइन किया था तब गौरव कॉलेज भी कर रहा था एक, और उस कॉलेज में तुम लोग क्या कोर्स था?
सिनेमेटोग्राफी की डिप्लोमा का कोर्स था मेरा। हाँ, तो सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया है भाई ने। थोड़ा सा बता कि कुछ ऐसे 3-4 फ्रेम्स या फिर जो चीज़ें सिखाते क्या है फिल्म स्कूल में। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब से मैंने सीखा था, मेरे पास कैमरा मैंने खरीद लिया, अब उसको चलाएं कैसे यूट्यूब से मैंने सीख लिया है, ठीक है, ओके। अब फिल्म स्कूल क्या करते हैं, वैसे आप सीख सकते हो यूट्यूब से ही, ज़रूरी नहीं है फिल्म स्कूल जाओ, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब मेरे को लाइटें चाहिए, स्पेस चाहिए, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज होता है, एक्टिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर आप उसमें एक्सरसाइज देते हैं वो आपको, वो आप सीखते हो तो उससे हो जाता है। और सिनेमेटोग्राफी में सबसे पहला मेरा बेस्ट 3 मंथ्स कहते हैं फोटोग्राफी में, जिसमें आप सिंगल फ्रेम सीखते हो। ये 24 फ्रेम, 30 फ्रेम, 60 फ्रेम तो बात की बात है। सिंगल फ्रेम को लाइटिंग करना और उसमें इमोशन को ढूंढना, क्योंकि आप मोमेंट कैप्चर कर रहे हो ना, आप वहाँ पे रह के वेट करोगे उस मोमेंट का। जैसे कि एक था कि नाली के पार घर है लेकिन लोग नहीं है, तो आपने वेट किया, उसे बोलते हैं फोटोग्राफी, कि आप उस टाइम के लिए रुक रहे हो फिर उसको कैप्चर करोगे। तो सिंगल फ्रेम 3 महीने में सीखा, मेरा बेस्ट था वो। और फिर उस फ्रेम को आप मोशन कैसे देते हो, फिर बाकी के एक, ठीक है। आप डायरेक्ट डीओपी कैमरा चलाने मत जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक एडिट आप सीख लो पहले, ठीक है। अब एडिट आ गया आपको स्टार्टिंग में, फिर आप कैमरा जा रहे हो तो जल्दी कवर कर पाओगे। कैमरा में कुछ है नहीं वैसे इतना, मुझे ऐसा अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि, या सीखूंगा अभी पता चलेगा, लेकिन एडिटिंग का मोस्ट ज़्यादा पार्ट रहा है मेरा इस जर्नी में, कि यहाँ तक पहुँचने मैंने भाई 30 दिन काम किया है, 30 दिन एडिट किए हैं, सोचो 8-8, 9-9 घंटे सिर्फ एडिट कर रहा हूँ मैं एक वीडियो को पॉलिश करने में, डेली 2 साल तक किया हुआ है। और अब सीखता भी कैसे था कि बता सकते हो तो सीखता था ऐसे कि मेरे घर पे एडिट पीसी नहीं होता था, और नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप होता था जिसमें वर्ड एक्सेल वगैरह आप चलाते हो, ठीक है। और उस पर फोटोशॉप चल जाएगा मर के, लेकिन अगर उसमें वीडियो अगर आपने एक टाइमलाइन पर डाल के प्ले किया तो उसकी मौत आ जाती है, ठीक है। और मैं तब IT एडमिन था एक कंपनी में, जो कंपनी कंप्यूटर असेंबल करके अमेज़ॉन वगैरह पे सेल करती थी। अब वहाँ पे सीन ये था कि रिपेयर के लिए बहुत सारे आइटम्स आते थे, तो डेस्कटॉप पीसी में अपना अच्छे पार्ट्स को रिपेयर करके और एक हाई एंड पीसी बनाया, और सीखा भी कैसे कि मालिक लोग जो थे 11 बजे आते थे हमारे, ठीक है, और हमारी कॉल टाइम होती थी 9:30 से 10 बजे तक, ठीक है, लेकिन 10 बजे के बाद अगर आप आओगे हाफ डे लग जाता है, ठीक है। तो हम 9:30 बजे अपन को पहुंचना था। अब मेरे पास 9:30 से 11 बजे का टाइम है, क्योंकि मालिक तभी देखेगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं काम कर रहे हो। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे, या तो वो लोग मीम्स देखेंगे, कोई मूवी लगा के देख रहा है, टाइम पास चल रहा है। अब मेरे पास वो लिमिटेड टाइम था, तो उसको मैं यूटिलाइज कैसे करता था, यूट्यूब पे मैं वीडियो लगाता था, या घर जाके भी मैं डाउनलोड कर लेता था ऑफलाइन, वो ट्यूटोरियल देख के, फिर उस 1.5 घंटे में मैं उसी डेस्कटॉप पे ट्राई करता था, ठीक है। और उस पर आफ्टर इफेक्ट्स चलाता था। अब आपने आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल सीख के आप उसमें बना रहे हो, और 3 मिनट की वीडियो 5 घंटे एक्सपोर्ट करने में लगा देती हो, क्योंकि वो 3D वाले इफेक्ट्स चाहिए थे मेरे को। तो ऐसे करके मैंने वहाँ पे एडिटिंग सीखी। एक शूट में हमने सारा कुछ ले लिया, अब हम लोग, जब तू आता है वापस तो तेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है फुटेज को बैकअप लेना। उसका क्या प्रोसेस रहता है वो बता। तो शूट से आने के बाद मैं सारी मेमोरी कार्ड्स कलेक्ट करता हूँ और उसको फोल्डर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और मैंने एक फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, डे के अकॉर्डिंग मैंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है कि कैमरे की फाइल्स कहाँ जाएंगी, फ़ोन की फाइल्स कहाँ जाएंगी। अपन 2 बैकअप बना के चलते हैं। बैकअप अपन बनाते हैं SSD में, ठीक है। हार्ड डिस्क अपन यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो स्लो होती है और रिस्क ज़्यादा होता है डेटा लॉस का, तो हम SSD में डेटा कॉपी करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली SSD में सारा डेटा डालता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ। ऑर्गेनाइज करने के बाद सेम टू सेम पूरा एक फ़ोल्डर सेकंड वाले SSD में बैकअप कर देता हूँ, और फिर आके एडिट स्टार्ट। म्यूजिक कैसे ढूंढते हैं भाई आप हमारी वीडियो में जो
वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो रेफरेंस वीडियोस देखो कि उनमें उन लोगों ने क्या म्यूज़िक दिया हुआ है, ठीक है? अब आपने वीडियोस देख लिए, रेफरेंसेस देख लिए। अब जब आप बी रोल्स वगैरह देखते हो ना कि आपको, जैसे कि मुझे 2 दिन मिला था फुटेज गो थ्रू करने के लिए, तो जब मैं फुटेज गो थ्रू करता हूँ, बैकग्राउंड में आर्ट लिस्ट का, एनवाटो का म्यूज़िक चला के सुनता रहता हूँ, ठीक है? बी रोल्स भी देख रहा हूँ और म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ। क्योंकि स्टोरी मेरे को पता है क्या होने वाली है, वो म्यूज़िक मैं बुकमार्क कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ उसी वक़्त। तो ये रहता है मेरा पूरा वीडियो का म्यूज़िक। मुझे पता था वीडियो कुछ ना कुछ तो कमाल करने वाली है और मुझे चाहिए था कि मैं ऐसे म्यूज़िक यूज़ करूँ। स्टार्टिंग में कमेंट भी आया था कि ये म्यूज़िक नहीं चलेगा, फिर मैंने बोला था कि नहीं, ये तो रखना है वाला सीन। फिर उसके बाद आपने मेरे को फ्रीडम दी थी कि फिर आपने बहुत कम मुझे बोला कि खेल ले तू इस पे। तो पूरा गेम मैंने खेला और मज़ा आया। हमने गौरव से पूछा था तेरे को क्या चाहिए इस साल? कहता है एक वीडियो जो 10 मिलियन हिट कर जाए। ये वीडियो बनने से पहले तूने ये लिखा था और फिर ये वीडियो आई थिंक 2 दिन में इसके 2 मिलियन हो गए थे। 500 के हो गए थे 5 घंटे में, और 1 मिलियन और वो हो गया था 24 घंटे के अंदर। मेरे हिसाब से मैंने जब चेक किया था 2.3 कुछ तो था। अब एडिट से पहले हमारी जो वीडियो है, हमारा जो सारा फुटेज है वो प्रोड्यूसर के पास जाता है। मेरे को एकदम बेसिक से बता, हमारी टीम में एक प्रोड्यूसर का क्या क्या काम होता है? क्योंकि वर्ड प्रोड्यूसर बहुत कंफ्यूजिंग है। फिल्म्स में प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसा देता है, हमारे यहाँ तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तो तुम क्या करते हो? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो आइडियाज़ लाए, कौन से टॉपिक्स पे हमें काम करना है। तो हम पिच करते हैं आइडियाज़ अपने ही टीम के अंदर। तो प्रोड्यूसर का पहला काम है कि वो आइडियाज़ लेके आए। फिर उसका आइडिया जब अप्रूव होता है तो वो उस पर रिसर्च करे, वो आइडिया जहाँ का है वहाँ के रेलेवेंट और रिलायबल POCs ढूंढे, उसके बाद एक प्री शूट स्क्रिप्ट लिखे और वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स करे, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, पर डे क्या क्या शूट करना है, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, वो सब कुछ फाइनल करे। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद एक प्रोड्यूसर का रोल होता है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली वहाँ का लॉजिस्टिक्स इंश्योर करना। उसके बाद जब शूट से वापस आते हैं तो DOP से पूरा फुटेज लेना, जितना भी आपने 3-4 दिन शूट किया है। तो वो कितना भी हो सकता है, वो 5-6 घंटे का भी हो सकता है, वो 10 घंटे का भी हो सकता है। अब उस प्रोड्यूसर का रोल है कि उसको बेस्ट वे में कम्युनिकेट करना है। तो एक वो शूट स्क्रिप्ट लिखना जो 15 से 20 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा की होगी, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना कंटेंट रेलेवेंट लग रहा है जाने के लिए। तो जो जितना भी सारा आप 4 दिन में शूट कर रहे हो उसको एक 20-25 मिनट की वीडियो में पैकेज करना, वो लिखना पूरा, और फिर वो स्क्रिप्ट एडिटर को देना। फिर वो एडिटर उसको एडिट करता है और हर एडिट को हम लोग यूजुअली स्क्रिप्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे एडिटर को आसान हो कि एक दिन में उसको एक सेगमेंट एडिट करना है। उस हिसाब से फिर जब भी वो एडिट होता है तो हर सेगमेंट पे फीडबैक देना। उसके बाद वो सारे चेंजेस करके एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाना। तो फ्रॉम द आइडिया टू द फाइनल वीडियो वो प्रोड्यूसर का काम होता है। इस वाली शूट में जब इसने तेरे को फुटेज दी तो तेरे को पता था कि ये वीडियो कैसी बनेगी? जब हम शूट कर रहे होते हैं थोड़ा इतना मतलब काम करने के बाद अब ये समझ में आने लग गया है कि ये कैरेक्टर तो जाएगा ही स्टोरी में, ये वाली लाइंस तो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा आप शूट पे सुनोगे उतना कम टाइम लगेगा पोस्ट स्क्रिप्ट लिखने में। हो सकता है कि मैं फ़ोन से कहीं बी रोल ले रही हूँ, तब DOP ने कुछ ऐसा शूट कर दिया जो मैंने नहीं देखा, तो वो हो जाता है। बट हाँ, वो स्टोरी आपके दिमाग में ऑन शूट बनना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। ज्योत्सना, तेरी स्टोरी भी मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगती है, तो थोड़ा बता यार तू अपने। मैं हूँ मध्य प्रदेश में एक जगह है बुंदेलखंड, और वहाँ पे एक ज़िला है टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से मैं आती हूँ। मुझे शुरू से पता था मुझे जर्नलिज्म पढ़ना है। तो हमारे यहाँ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ किसी भी स्कूल में आर्ट्स था नहीं, और मुझे आर्ट्स लेनी थी। तो फिर उसके बाद हमें जाना पड़ा इंदौर 10th के बाद। तो इंदौर जाके पढ़ाई की, और हमारे घर में वही था कि लड़कियां उसके पहले पढ़ने गई नहीं थी। मतलब मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरे से ऊपर जनरेशन में देखे तो मेरी मम्मी है। सब लोगों को मिला के 40 लोगों की फैमिली है, तो मम्मी ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आती है। उसने मतलब मम्मी के बैकग्राउंड ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि उन्होंने पापा को चेंज किया कि भाई पढ़ना ही है। फिर पापा ने सबको चेंज किया कि मैं पढ़ाने लेके जाऊँगा। तो फिर बाहर गए,
इंदौर से 11th-12th किया। उसके बाद फिर ड्यू भी नहीं पता था किसी को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होता क्या है। तो मैं और मेरी बहन हैं, सेम एज के हैं, वो कज़न है मेरी, तो हम लोग थोड़ा ऑनलाइन सर्च करते थे कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अच्छा, ड्यू भी एक नाम है, कैसे, फिर हम देख रहे हैं कैसे होता है। फिर ऑनलाइन साइबर कैफ़े जाके ऑनलाइन फॉर्म भर के आ रहे हैं, फिर रिज़ल्ट आ गया अच्छा। तो फिर दिल्ली फिर आ गए, और मम्मी पापा का ये था तुम लोग जाके खुद ही फिगर आउट कर लो क्या है। तो खुद ही आ गए, खुद ही देख लिया, इस कॉलेज में नाम आ गया है, एडमिशन ले लिया। तो वो वही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी बहुत प्रिविलेज है। एक तो कास्ट वाला प्रिविलेज है, दूसरा प्रिविलेज है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। वो स्ट्रगल ज़रूर है कि आप छोटी जगह से आते हो और जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। बाकी फैमिली, अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको समझा पा रहे हो कि आपको क्या करना है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। फैमिली सपोर्ट तो यार पूरा गेम चेंज कर देता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी द मिनट आई एम ऑन ग्राउंड और मेरी माँ पापा ने बोल दिया नहीं यहाँ नहीं जाना है, एक लेवल ऑफ मॉरल तो कम हो गया ना, मॉरल सपोर्ट ही कम हो गया एकदम से। वर्सेस अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल दिया हाँ जा, तो एकदम से तुम एक खुल के इंसान बन के आए, अलग इंसान निकल के आए, और अलग तरीके से तुमने एक वीडियो, क्या जिंदगी, वीडियो बनाना छोड़ो, जिंदगी जीने में ही पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे माँ बाप को अभी तक नहीं पता है मैं 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुकी हूँ। हाँ, ये तो मैं भी नहीं बताती। यूजुअली क्या बजट रहता है एक वीडियो का? बजट पे बात करते। तो अभी ये होता है कि 1 लाख रुपए के अंदर वीडियो बनानी है, तो 1 लाख मेजर होता है, जिसमें आई थिंक मेजर कॉस्ट जो जाता है वो फ्लाइट्स में जाता है। उसके बाद सेकंड होता है, अगर आप हर दिन के लिए कैब बुक कर रहे हो तो उसमें जाता है, जो यूजुअली हम नहीं करते क्योंकि हम पास में जगह ढूंढते हैं। और वो सिर्फ खर्चा बचाने के लिए नहीं होता, वो टाइम, बेसिकली टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे। तो अगर आप 1 घंटा दूर होटल ढूंढ रहे हो, सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का, तो टाइम बचाने के लिए वो होता है। बाकी रहने का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है। खाते बढ़िया हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्पेशली जब ऐसी जगहों पे शूट कर रहे हो जहाँ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इस वाले में तो मुझे अच्छे खासे चक्कर आए थे। तो ऐसी जगहों पे ज़रूरी है कि खाना थोड़ा अच्छा खाओ। रहने का ऑप्शन अच्छा इस बार था नहीं इसमें। हाँ, तो मेजर यही खर्चा होता है। इस वीडियो से हम लोग आपको बताना चाहते थे कि ऑन ग्राउंड वीडियोस एक्चुअली बनती कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या मजे होते हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे टीम मेंबर्स जो कि इस वीडियो में बिल्कुल भी इन्वॉल्व थे ही नहीं, उनके क्वेश्चंस का आंसर हम करें। How did you research and understanding the community before filming? तो इन जनरल सबसे पहले जब हम किसी भी आइडिया को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो एरिया कहाँ है, वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी और डेमोग्राफी और उस जगह का। दूसरा सबसे इजी तरीका होता है कि आप वहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं और एक POC, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो हमें हेल्प करता है शूट पे अगर हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो उससे बात कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी बेहतर समझ में आती है। पर उस तक पहुंचने से पहले बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप देख लो कि वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं, और जितने भी आप उस पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, वो अपनी तरफ से कर लो, तो आपको एक थोड़ा एसेंस मिल जाता है इश्यूज़ का। मेरे हिसाब से जितना आप दिक्कतें लोगों की समझोगे उतना बेहतर उस कम्युनिटी को समझोगे। तो मेरे हिसाब से वो पूरा प्रोसेस रहता है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है और उसमें हम कितना टाइम रिसर्च को देते हैं? रिसर्च स्पेसिफिकली थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट आपको उसको किस तरीके से करते हो वो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत डेडिकेटेड होके कर रहे हो तो डिपेंड करता है इशू कितना है, तो हफ्ता भी कभी कभी लग सकता है, कभी कभी 2 दिन में भी हो सकती है। रिसर्च बहुत एंडलेस है, बट रिसर्च को भी आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा कि आप जिस टॉपिक को या जिस इशू को कवर करने जा रहे हो उसके लिए आपको क्या रिसर्च होनी चाहिए। स्क्रिप्ट आने पे DOP कैसे रिसर्च करता है? मतलब क्या आप कहाँ सर्च करते हो, क्या आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज योर रिसर्च प्रोसेस? ओके, तो पूरे स्क्रिप्ट का मैं सिनॉप्सिस याद कर लेता हूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी है क्या। ठीक है, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नाला है, नाले के ऊपर उन्होंने घर बना रखे हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो रह कैसे रहे हैं, तो बस उसी के रिगार्डिंग आसपास ही मैं 2-4 वीडियोस देख लेता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं नाले को ही देखूँ, मैं डंपिंग वाले वीडियोस भी देखूंगा क्योंकि उसके अराउंड हैं, तो उसके रिलेटिव आगे पीछे जो वीडियोस होते हैं वो मैं सर्च करता हूँ और उसके फ्रेम्स बनाता हूँ। जैसे DOP को फिर इक्विपमेंट्स वगैरह में हेल्प होती है अगर उसको पता होता है कि हाँ, लेंसेज कौन से लेके जाने हैं, वो फ़ायदा होता है क्योंकि आप रिसर्च पहले अगर करके जाते हो तो सरप्राइज नहीं रहते हो शूट पे जाके कि यार 70-200 मिस हो गया, यार 16-35 मिस हो गया।
तो मेरे को पता होता है कि मेरे को क्या क्या शॉट मेजरली लेने हैं स्क्रिप्ट पढ़ के। ये रन एंड गन वाला शूट होता है, ठीक है, तो इसमें आप जितने कम इक्विपमेंट लेके जाओ वो बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी बैग पकड़ के भागना पड़ सकता है, कोई भी आपके पीछे पड़ सकता है कि यहाँ शूट नहीं कर सकते, वहाँ शूट नहीं कर सकते। वही एक कैमरा, 2 लेंस था मेरे पास, एक लाइट थी और एक माइक था, बस यही लेके, क्योंकि कभी भी भागना पड़ सकता है तो मैं तैयार रहता हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत टाइम मिलता होगा फ्रेम वगैरह सेटअप करने में, और कि सेट प्रॉपर होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी, यूजुअली होस्ट जो होता है वो शुरू कर देता है बोलना, तो जो कैमरा पर्सन होता है उसको तुरंत जो बेस्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है उसमें अपनी शूट शुरू करनी होती है। एक वीडियो में फैक्ट्स, इमोशंस और विजुअल्स स्टोरी टेलिंग के पार्ट होते हैं। तो माई क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड यू बैलेंस दीज फैक्ट्स, इमोशंस एंड विजुअल्स इन योर स्टोरी टेलिंग? फैक्ट सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आपको कितने, एक जगह के 100 फैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देवनार की बात करें तो वहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड है, फिर लोग नाले के पास रह रहे हैं, फिर इतने लोग रह रहे हैं, उसकी आबादी होगी, एक कम्युनिटी की आबादी होगी। फॉर एग्जांपल ये एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड उसके बगल में है, इस एरिया के। तो अब एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, अब आपको बताना है कि ये कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड समझाना है। तो या तो आप एकड़ बता दो, विच इज़ नॉन इमेजिनरी, लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे, जिनको नहीं समझ में आता है 1 एकड़ कितना है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे कि ये इतने क्रिकेट ग्राउंड्स से भी बड़ा है या इतने फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। ये भी होता है कि ज़रूरी है मुझे सारे फैक्ट्स पता हो, मतलब अब मैं उसको इंक्लूड करूँगी या नहीं ये अलग चीज़ है, बट अगर मेरे को पता होगा कि यहाँ पर लोग जो है एवरेज एज रहने की 40 ईयर्स 50 ईयर्स है, क्योंकि मेरे पास ये फैक्ट था तो इसीलिए बहुत सारी और कॉन्वर्जेशंस निकल के आई, जैसे कि एक दीदी जिसको पोलियो हुआ था, या फिर एक बच्चा जिसको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, या फिर कई लोग जो कि बता रहे थे कि उनके यहाँ डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, और फिर उसी के थ्रू मैं विजुअल्स भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को हेल्थ का इशू दिखाना है। जैसे इस केस में अगर मेरे पास नंबर है कि यहाँ पर एवरेज एज जो है लोगों की वो 50 ईयर्स के अराउंड है, तो फिर अब मेरे पास ये एक सेंटेंस को दिखाने के बहुत ज्यादा जरिए हो सकते हैं। जैसे मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे बच्चे जो है नंगे गटर के साइड में ही खेल रहे हैं, या फिर मैं दिखा सकती हूँ कि बच्चा जो, एक जो सबसे प्यारा शॉट मेरे को वीडियो का लगता है, उसमें बच्चा नंगे पैर काइट उड़ा रहा है कचड़े के ऊपर, तो वो चीज भी उस डेटा को, उस फैक्ट को बताती है। लोकेशंस की परमिशन कैसे मिलती है? यूजुअली जो वीडियो बनाने का काम करते हैं उनको ढीठ होना पड़ता है, तो कभी कभी होता है कि पुलिस स्टेशन जाना पड़े, कभी कभी होता है कि आप कर सकते हो। मोस्टली पब्लिक प्लेसेस में लोग शूट कर लेते हैं, अब कहाँ परमिशन है कहाँ नहीं है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम लद्दाख गए तो हमें पता था कि वहाँ पे आर्मी बेस है, तो हम वहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते, या कुछ कुछ जगहों पे हम शूट नहीं कर सकते। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है बंदा, उसके पास 0 सब्सक्राइबर्स है, हाउ एंड ही वांट्स टू मेक वीडियो ऑन ग्राउंड, वहाँ के लोगों से बात करना चाहता है, तो हाउ डज़ ही अप्रोच पीपल कि मुझे आपसे बात करना है? बिकॉज के क्रिएट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, सब्सक्राइबर्स है और इट्स ईजियर लोगों से बात करना अपना क्रेडिबिलिटी दिखा के, बट समवन हु इज स्टार्टिंग न्यू डजंट हैव दैट क्रेडिबिलिटी। 2 तरीके होते हैं। पहला तो अगर आप फेमस नहीं हैं और आपको कहीं पे जाके बात करनी है, तो सबसे पहले आप जितना कॉन्फिडेंट रियल लाइफ में हैं उससे 50% ज़्यादा खुद के लिए प्रिटेंड करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, अगर आप नए हैं बट आपकी कम्युनिकेशन बहुत इतना नहीं है कि जाके यही बात कर लेंगे, तो अच्छे एक इंसान को आपको जानना चाहिए उस एरिया में, वही है पीओसी ढूंढ लो। तो लोग ढूंढने बहुत ज़रूरी है, आई थिंक वो एक तरीका है। ऑब्वियसली फेमस होना आपको एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट दे देता है, स्पेशली जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं कि कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा, कोई ना कोई 4 लोगों को बता देगा कि इनको हमने देखा है, तो वो एडवांटेज होता है। अगर वो एडवांटेज नहीं है तो आपको रैकी करने का अगर स्कोप है फाइनेंशियली और टाइम है, तो रैकी पहले से कर लो, जिससे आप ऑलरेडी 2-3 लोगों से पहले से बात करके रखो। लॉन्ग फॉर्म वीडियो मेकिंग बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। सो फॉर एनी सोलो क्रिएटर या फिर स्मॉल टीम वाले क्रिएटर्स जिनकी टीम स्मॉल है या फिर जिनके पास बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, वो किस तरह से लॉन्ग फॉर्म वीडियो को अप्रोच करें, ए एंड बी उसी में एक सेकेंड लेयर्ड सवाल है, हाउ डू यू मैनेज टू कम्पीट विद द पीपल हु हैव द मॉनेटरी बैकिंग ऑफ सो मैनी कॉर्पोरेट हाउसेज। वो ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे, फर्स्ट सवाल।
एंड बी अगर वो ऐसा कर पा रहे तो आप उनसे किस तरह से compete करते हो since they have such big capital backing? मुझे लगता है किसी भी नए इंसान को ऑन ग्राउंड जाके वीडियोस से शुरू नहीं करना चाहिए. उसको पहले बहुत सारी वीडियोस घर में बैठ के बनानी चाहिए. ये चीज़ तुम तब करते हो जब तुम्हारे पास उतना तुमको कॉन्फिडेंस है, नॉट जस्ट इन द मनी, उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे आर्ट में भी है, आर्ट, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग में भी है. वी आर लकी कि फॉर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस घर से भी बनाई हैं, नीचे जाके ग्राउंड जाके भी बनाई हैं, और पहले कंपनीज में काम कर चुकी हूँ जिसमें हमको लॉन्ग वीडियोस बनाना सिखाते थे. तो अगर आप एक स्टार्टर हैं तो सबसे पहले तो ये पागलपंती मत करिए कि आप अपनी एक नई टीम बना रहे हैं, बहुत लाखों के इक्विपमेंट्स ले रहे हैं और जाके ऑन ग्राउंड वीडियोज़ बना रहे हैं. बिल्कुल ही गलत तरीका होगा वो, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है 10 चीज़ें की वीडियो चलती कैसे है. सिर्फ ऑन ग्राउंड जाके वीडियो नहीं चल जाती है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये बहुत कंपटीशन हैवी मार्केट भी है. अब आपको डिसाइड करना है आपके दिमाग में कि क्या आप जर्नलिस्ट हो या फिर आप एक क्रिएटर हो. अगर आप एक जर्नलिस्ट हो तो फिर आपको हर स्टोरी कवर करनी पड़ेगी जो भी ब्रेक हो रही है. आपको उसी समय उधर जाके उस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी. आपकी वीडियो का बनाने में आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते, आप वीडियो को बना के बहुत फैंसी भी नहीं बना सकते. ये क्लैरिटी दिमाग में ज़रूरी है कि आप जर्नलिस्ट की तरह बीट रिपोर्टिंग करना चाह रहे हो या फिर आप एक क्रिएटर की तरह एक हर कंटेंट पीस को स्ट्रांगली क्रिएट करना चाह रहे हो. हम बहुत क्लियरली जर्नलिस्ट से बहुत अलग है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग है. उधर एक वीडियो बनाने के लिए 2-2 दिन में वीडियोज़ बनती है और इतने सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं. हम लोग 30 लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम एक वीडियो को आराम से टाइम दें, उसमें जितना अच्छे से रिसर्च कर सके उतना अच्छे से रिसर्च करें. मीडिया हाउसेस वाले जो लोग होंगे वो अपने डीओपी एडिटर्स को टाइम ही नहीं देंगे. कहाँ देंगे वो लोग? अभी हम लोग अपने एडिटर्स को ट्राई करते हैं कि 14 वर्किंग डेज कम से कम दे, ट्राई करते हैं. मोस्ट केसेस में हम भी नहीं दे पाते. तो वो लोग तो अगर तुम एवरीडे स्टोरी को ब्रेक करना चाहते हो तुम कर ही नहीं सकते. अपने एडिटर को, डीओपी को बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे. तो अगर आप बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो जो हम लोग बनाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने रिसर्चर, प्रोड्यूसर, डीओपी, वीडियोग्राफर, एडिटर सबको इनफ टाइम दे कि वो आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के दे सके. एक और क्वेश्चन इस पे जोड़ूंगी कि क्या नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है व्यूज़ के हिसाब से? ठीक है, मैं जब 8th क्लास में थी तब सोचा था मुझे जर्नलिज्म करना है. फिर मैंने बैचलर जर्नलिज्म में की, मास्टर जर्नलिज्म में की. अब जर्नलिज्म का जो मूल है वो ये है कि आप समाज की, देश की, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसकी समस्याओं को आगे रखें. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. अब जब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा वैल्यू आती है अंदर से जब मैं किसी एक इशू पे काम कर पाती हूँ. ठीक है, तो उसमें बायस मैं कहूँगी तब इंसान होता है जब उसको लगे कि कौन रह रहा है, एक पर्टिकुलर समुदाय की ही स्टोरी मैं करूँगी या एक पर्टिकुलर स्टेट की ही स्टोरी मैं करूँगी या कौन रूलिंग पार्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब ये आपकी प्रायोरिटी है तब आप बायस होते हो. जब आपकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि आपको ऐसी स्टोरीज देश की करनी है जिन पे काम किया जा सकता है, तो वो पहला चीज़ है कि जो मुझे लगता है. बट ऐसा नहीं है, और मैं नेगेटिव टर्म से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका, हमारे लिए वो चीज़ नेगेटिव है क्योंकि हम एक प्रिविलेज क्लास से आते हैं, तो हमें वो चीज़ नेगेटिव लगेगी. पर उनके लिए वो नॉर्मल है, शायद उन्होंने उससे भी बदतर देखा है, तो उनके लिए वो पॉजिटिव है कि अब वो जैसे रह रहे हैं वो बढ़िया है. बट इसके पहले जब बाढ़ आई थी तो हम पूरा ही सब डैमेज हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी. तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही किस नज़रिए से देख रहे हो उसकी बात है. मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव उससे यही है कि मैं अलग अलग, और ऑडियंस को दिखाने से पहले खुद देख पाऊँ कि भाई क्या क्या इश्यूज़ हैं इस देश में. तो बहुत ही सेल्फिश मोटिव है सबसे पहली चीज़ कि मुझे जानना है कि मेरे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं, और उसके बाद फिर मैं अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोगों को दिखा पाऊँ तो दिखाना है. ये इस वीडियो से हम लोग आपको बताना चाहते थे कि ऑन ग्राउंड वीडियोस एक्चुअली बनती कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या मज़े होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर कोई पॉइंट आपके जहन में रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. अगली ऐसी वीडियो आप कौन सी देखना चाहेंगे वो भी बताना. मिलते हैं अगले वीडियो में.